वेलकम एवरीवन। वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर फ्रॉम कुंडू एकेडमी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एएफएलपी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि एक डोमिनेंट मार्कर है। अभी एएफएलपी जो है, एएफएलपी एक पीसीआर बेस्ड मार्कर भी है और इसमें रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन का भी यूज होता है। तो दोनों टेक्निक को मिक्स करके एक मार्कर को इन्वेंट किया था। तो अभी देखते हैं कि डोमिनेंट मार्कर का मतलब क्या है। पिछले बार जब आरएफएलपी पढ़े थे वो एक कोडोमिनेंट मार्कर था और एएफएलपी एक डोमिनेंट मार्कर है। डोमिनेंट का मतलब होता है कि ये सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट को ही डिटेक्ट कर सकता है, मतलब डोमिनेंट ट्रेट को ही रिसेसिव ट्रेट से अलग कर सकता है। हेटेरोजाइगस को ये डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते। कैसे? लेट्स से ए एक एलील है एंड इसका जो रिसेसिव पार्ट है वो है स्मॉल ए। अभी ए के वजह से इधर इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो जेल आएगा, जेल में इधर पे एक बैंड मिल रहा है, ठीक है। लेकिन रिसेसिव में कोई भी ऐसा बैंड नहीं शो हो रहा है। तो क्या होगा? ठीक है, कैपिटल ए डोमिनेंट होमोजाइगस में भी प्रेजेंट होता है एंड हेटेरोजाइगस में भी प्रेजेंट होता है। तो दोनों ही ट्रेट को जब एएफएलपी के द्वारा जांच करने जाएंगे तो हम लोगों को इधर पे बैंड मिलेगा। सिर्फ दोनों ही रिसेसिव एलील होगा तब जाके कोई ट्रेट नहीं मिलेगा, तो तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये रिसेसिव होमोजाइगस। लेकिन डोमिनेंट होमोजाइगस को हेटेरोजाइगस से हम अलग नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में ही डोमिनेंट एलील का प्रेजेंट है एंड डोमिनेंट एलील के प्रेजेंस के वजह से दोनों में ही ये बैंड मिलेगा, ठीक है। अभी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एएफएलपी में दो तरह का यूज होता है। एक होता है फ्रीक्वेंट कटर और एक होता है रेयर कटर। फ्रीक्वेंट कटर मतलब जो कह सकते हैं कि जिसका रिस्ट्रिक्शन साइट का अपीयरेंस कोई स्ट्रेच ऑफ डीएनए में ज्यादा होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंट होगा। तो कौन सी टाइप का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का रिस्ट्रिक्शन साइट का रिकॉग्निशन साइट का प्रेजेंट ज्यादा होगा? जिसका रिस्ट्रिक्शन रिकॉग्निशन साइट कम बेस से बना हो, ठीक। जैसे कि MAC1 का रिस्ट्रिक्शन रिकॉग्निशन साइट क्या है? TTA एंड AATT, ठीक है, 4 बेस से बना हुआ है। तो अगर 4 बेस से बना होगा तो इसका कोई भी स्ट्रेच ऑफ डीएनए में अपीयर होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो अभी हम लोगों के पास डीएनए में कितना बेस रहता है? 4 बेस। अभी 4 में इसका फर्स्ट पोजीशन में 5 प्राइम से फर्स्ट पोजीशन में टी का प्रेजेंट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 4 में से एक 1/4, ऐसे ही चारों के लिए 1/4 रिपीट होगा, 4 बार रिपीट, ठीक। तो 1/4 इसका 1/4 टू द पावर 4 हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा? 1/256। मतलब 256 बेसिस के बाद या 256 बेसिस के इंटरवल में हम लोगों को MAC1 का रिस्ट्रिक्शन साइट मिलेगा, ठीक है। अभी दूसरे तरफ देखते हैं कि रेयर कटर कौन हो जाता है। रेयर कटर मतलब जिसका रिस्ट्रिक्शन साइट ज्यादा बेस से बना हो, ठीक है। तो जैसे कि इकोवार1 का रिस्ट्रिक्शन साइट 6 बेस पेयर से बना हुआ है। अभी 6 बेसेस है तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/4 टू द पावर 6, ऐसे ही। तो 1 इसका रिजल्ट आएगा 1/4096, मतलब 4096 बेसेस के इंटरवल में एक इकोआर1 का रिस्ट्रिक्शन साइट मिलेगा। तो इधर पे 256 बेस पेयर के इंटरवल में मिल रहा था और ये 4096 बेस पेयर के इंटरवल में मिल रहा था। तो MAC1 का अपीयरेंस ज़्यादा होगा, इसलिए MAC1 को फ्रीक्वेंट कटर कहते हैं एंड इकोआर1 जिसका रिस्ट्रिक्शन साइट का अपीयरेंस कम होगा उसको हम रेयर कटर करते हैं। अभी दोनों टाइप का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नीड क्या है वो हम बाद में देखेंगे। अभी प्रोसेस देखते हैं। प्रोसेस में क्या होगा? प्रोसेस में पहला डीएनए एक्सट्रैक्शन करना ही पड़ेगा, उसके बाद रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन होगा। रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन दोनों ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से होगा एंड ये दोनों ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कोहेसिव एंड का प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कोहेसिव एंड जनरेट हुआ। कोहेसिव एंड मतलब जिसमें ओवरहैंग रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो स्टेप है वो है एडाप्टर लाइगेशन। एडाप्टर लाइगेशन हुआ एंड उसके बाद 2 PCR रन करेंगे, ठीक है। 2 PCR मतलब 2 साइकिल नहीं, 2 टाइप्स ऑफ प्राइमर से, मतलब 2 डिफरेंट प्राइमर का यूज करके PCR रन किया जाएगा। तो पहला स्टेप है प्री एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। अभी प्री एम्प्लीफिकेशन में क्या करते हैं? प्री एम्प्लीफिकेशन में जो प्राइमर है, ठीक है, वो पहले हम लोग जो एडाप्टर लाइगेट किया था उसी एडाप्टर को टेम्पलेट करके प्राइमर सिंथेसिस किया जाता है। एडाप्टर का सीक्वेंस हम लोगों का नोन है, तो उसमें से प्राइमर डिजाइन करना कोई बड़ी बात नहीं होगा। तो ये वाला जो पोर्शन है वो एडाप्टर का है एंड उसके साथ और एक
रैंडमली न्यूक्लियोटाइड हम ऐड करेंगे, ठीक है। अभी एक और न्यूक्लियोटाइड ऐड करने से डिफरेंस क्या होता है। अगर आप लोगों ने प्राइमर डिजाइनिंग पढ़ा हो तो उसमें आप जानेंगे कि प्राइमर डिजाइनिंग के बाद प्राइमर का लेंथ क्या है या कितना बेसिस से बना हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर लेंथ शॉर्ट हो गया तो उसका अपीयरेंस इंक्रीज कर जाएगा, मतलब कहीं भी वो जाके लाइगेट कर जाएगा। अगर लेंथ लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, तो उसका अपीयरेंस कम हो जाएगा। अभी इधर पे एक और न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के वजह ये है क्योंकि जो हम लोग एक फ्रीक्वेंट कटर यूज किए हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में, तो वो बहुत सारा फ्रेगमेंट जनरेट करेगा ताकि उसमें से हम नैरो डाउन कर सके, तो इसीलिए उसका लेंथ इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। अभी एक न्यूक्लियोटाइड से इंक्रीज करने में कितना स्पेसिफिक होगा या कितना नैरो डाउन होगा देखते हैं कि लेट्स से फ्रेगमेंटेशन के बाद ये हम लोगों का डीएनए है, ठीक है, एंड ये एडाप्टर है। अभी हम लोगों ने जो प्राइमर सिंथेसिस किया है वो एडाप्टर का अगेंस्ट है, एडाप्टर अगेंस्ट चला गया एंड एक इधर पे एक और एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड हम लोग ऐड किया है। लेट्स एज्यूम कि ये जो न्यूक्लियोटाइड हम लोग ऐड किया है वो एडेनिन है। अभी एडेनिन के कॉरस्पॉन्डिंग में इधर पे टी होना, ठीक है, इधर पे थाइमिन का प्रेजेंस होना का पॉसिबिलिटीज क्या है 1/4, मतलब 0.25, मतलब जितना भी फ्रेगमेंट है उसमें जिसका एडाप्टर सीक्वेंस के बाद टी है सिर्फ वही इस प्राइमर से बाइंड कर पाएगा, ठीक है। अभी उसका पॉसिबिलिटीज हम देखें कि उसका प्रोबेबिलिटी 1/4 है, मतलब जितना भी फ्रेगमेंट हुआ था तो उसमें से सिर्फ 25% फ्रेगमेंट ही पीसीआर में प्री एम्प्लीफिकेशन में जाएगा। इसका मतलब हम सिर्फ पहले प्री एम्प्लीफिकेशन से ही 75% फ्रेगमेंट को डिस्कार्ड कर दिए, ठीक है। अभी देखते हैं कि एम्प्लीफिकेशन जो सेकेंड राउंड होगा तो उसमें क्या प्राइमर यूज होगा। उसमें भी वही एडाप्टर के अगेंस्ट में प्राइमर डिजाइन होगा, ये जो एडाप्टर का पार्ट है, एंड इसमें एक के बदले 3 न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होगा। अभी 3 न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होने से वो पहले प्राइमर से और भी स्पेसिफिक हो गया। कितने फोल्ड से स्पेसिफिक हुआ, लेट से पहले प्राइमर अगर स्पेसिफिसिटी लेट से x होता, ठीक है, लेट से 1/x। अभी एम्प्लीफिकेशन का जो प्राइमर है उसमें और भी 2 न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ, सो वो 2 न्यूक्लियोटाइड ऐड होने से प्रोबेबिलिटी कितना कमेगा 1/4 या 2, मतलब 16 फोल्ड कम हो जाएगा, मतलब 25% से एम्प्लीफिकेशन के जरिए और भी हम स्पेसिफिक फ्रेगमेंट को पीसीआर करेंगे, तो फाइनल जो पीसीआर प्रोडक्ट मिलेगा वो बहुत ही नैरो डाउन मिलेगा, ठीक है। इस पीसीआर प्रोडक्ट को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करेंगे, रन करने के बाद जो बैंड आएगा उस बैंड से हम टैली करके अपना इंटरप्रिटेशन जारी करेंगे। अभी देखते हैं कि व्हाई टू डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। जैसे कि हमने पहले देखा है कि AFLP एक डोमिनेंट मार्कर है, मतलब डोमिनेंट मतलब ये मल्टीलोकस। मल्टीलोकस का मतलब क्या है, लेट से ये आप लोगों का क्रोमोसोम है, तो इसमें जैसे हो येलो डॉट जो है वो AFLP के जरिए में हम इस सब लोकस को टारगेट कर रहा है। लेकिन यही अगर कोडोमिनेंट हो जाता तो तब हम लोग क्या करते कि अगर ये हम लोगों का क्रोमोसोम है तो सिर्फ एक लोकस को हम टारगेट करते। डोमिनेंट में मल्टी लोकस मार्कर होता है, तो मल्टी लोकस को ट्रीट करने के लिए या मल्टी लोकस को एग्जामिन करने के लिए हम लोगों को फ्रीक्वेंट कटर की जरूरत होता है, इसीलिए हम लोग MAC1 को यूज करते हैं, ठीक है, जो कि एक लो नंबर ऑफ बेस पेयर कॉन्टेनिंग रिस्ट्रिक्शन साइट, एंड जितना लो नंबर ऑफ बेस पेयर होगा रिस्ट्रिक्शन साइट में उतना ही ज़्यादा लोकस को हम टारगेट कर सकेंगे, उतना ही ज़्यादा हम फ्रीक्वेंटली हम कट करेंगे तो उतना ही ज़्यादा लोकस को हम टारगेट कर सकेंगे, तो इसलिए एक फ्रीक्वेंट कटर का यूज़ किया जाता है। अभी फ्रीक्वेंट कटर को यूज़ करने से क्या मिलता है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट जो कि बेटर एम्प्लीफिकेशन में हेल्प करता है। अगर छोटा छोटा फ्रेगमेंट होगा तो उसका एम्प्लीफिकेशन में अच्छा होगा। अगर लेट्स से एक फ्रेगमेंट कर लिए अगर बहुत बड़ा हो गया तो उसके एम्प्लीफिकेशन के लिए पीसीआर का एम्प्लीफिकेशन जो टाइम है उसको हम लोगों को एक्सटेंड करना होगा। लेकिन अगर छोटा छोटा फ्रेगमेंट है तो उसमें बहुत कम समय में ही एनिल हो जाएगा एंड साथ एम्प्लीफिकेशन भी हो जाएगा, तो एम्प्लीफिकेशन रिजल्ट हम लोगों को ह्यूज मिलेगा या अच्छा मिलेगा। दूसरा बेनिफिट क्या होता है,
कि ऑप्टिमल साइज रेंज होता है जो कि एक जेल में सेपरेट हो सके। ठीक है, अगर बहुत बड़ा बड़ा फ्रेगमेंट हो गया तो बहुत बड़े फ्रेगमेंट को वो जो एक्सट्रीम साइड पे या एक्सट्रीम पॉइंट में उसको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। तो फ्रीक्वेंट कटर से जो रेंज मिलता है, साइज रेंज मिलता है, उसको सेपरेट करना जेल में ईजी होता है एंड जो कि एक गुड जनरल पिक्चर देता है कि पूरा का पूरा जेनेटिक वेरिएंस क्या है। ठीक है, जितना ज़्यादा लोकस को हम एड्रेस कर पाएंगे तो उतना ही ज़्यादा उस लोकस पे जेनेटिक वेरिएंस क्या है उसके बारे में हम जान सकते हैं। तो फ्रीक्वेंट कटर यूज़ करके एक जनरल जेनेटिक वेरिएंस का ओवरव्यू हम ले सकते हैं। तो अभी इसको देख के लगता है कि तब तो फ्रीक्वेंट कटर ही सही था, फिर रेयर कटर की क्यों ज़रूरत होगा? रेयर कटर का ज़रूरत होगा इसीलिए क्योंकि रेयर कटर वो लिमिट करता है। अगर सिर्फ फ्रीक्वेंट कटर ही यूज़ करेंगे तो वो तो बहुत सारा फ्रेगमेंट देगा जो कि हम लोगों को हैंडल करने में फिर मुश्किल आ जाएगा। तो उसी नंबर को लिमिट करने के लिए हम लोग रेयर कटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब कि फ्रीक्वेंट कटर जो है वो मार्कर को क्वालिटेटिवली बेनिफिट देता है एंड जो रेयर कटर है वो क्वांटिटी को इफेक्ट करता है, इजी बनाता है प्रोसेस को, क्वांटिटी को इफेक्ट करके प्रोसेस को इजी बनाता है। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको किसी भी जगह समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।